चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर नाउ। फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कुछ चीजों को जो पढ़ चुके हैं वो देखिए क्या क्या है, एक बार आप लोग उनका रिकैप ले लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, बताया गया व्हाट इज द सिस्टम। हमने बोला दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड एज सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर है दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। एल्स एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। बाकी हर चीज को आप लोग क्या नाम दोगे? सराउंडिंग का नाम दो। हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज योर यूनिवर्स। वो क्या होता है? यूनिवर्स होता है। सिस्टम वो पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जल्दी जल्दी से देखिएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड एज योर सिस्टम, else everything will be called as your surrounding। पूरे ब्रह्मांड का बाकी हर चीज क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। देन हम लोगों ने सिस्टम को क्लासिफाई किया। हम लोगों ने बोला कि हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं एज, यस वी कैन क्लासिफाई देम एज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोगों ने बोला इनको क्लासिफाई करने के लिए दो चीजें, मास एंड एनर्जी को देखना होगा। अगर कोई सिस्टम अपना मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, इफ अ सिस्टम इज एक्सचेंजिंग बोथ मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग देन विल बी कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। हम लोगों ने एग्जांपल लिया, एक चाय का कप ले लीजिए आप लोग। एक चाय का कप जो है वो सिस्टम के साथ, सराउंडिंग के साथ अपनी हीट एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। अगर हॉट कप ऑफ हॉट टी, ठीक है, आपके पास है तो दैट विल लूज इट्स हीट टू द सराउंडिंग, ठीक है, और तब तक लूज करती रहेगी जब तक दोनों का हीट सेम ना हो जाए, टेम्परेचर सेम ना हो जाए। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि अगर दो बॉडीज जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, तो हॉटर बॉडी विल लूज इट्स हीट टू दी कूलर बॉडी, ठीक है, क्लियर। अब ये हीट तो लूज कर ही रही है, मोर ओवर इसके साथ साथ ये क्या लूज कर रही है? अपना मास भी लूज कर रही है। बताया था कि नहीं बेटा कि हम लोग स्मेल करके बता सकते हैं कि ये चाय है कि कॉफी है, ठीक है, या कोई और लिक्विड है, राइट भाई। तो इट इज लूजिंग मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, तो हम लोग इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम, ठीक है। मैंने बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली ये जो बाउंड्री है, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री, जो इन दोनों को अलग करती है। दिस बाउंड्री कैन बी रिजिड, दिस बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल। ये बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, ये बाउंड्री क्या है? फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ये बाउंड्री जो है वो आप लोगों के रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, आप लोगों को नजर आ भी सकती है, नहीं भी नजर आ सकती। जैसे ये नजर आ रही है, ये क्या, ये नजर आ रही है, ये रियल बाउंड्री है, ठीक है, और ये फिक्स बाउंड्री भी है, ये रियल भी है और फिक्स भी है, ठीक है, रियल एंड फिक्स्ड, ठीक है, क्लियर। अभी आप लोगों को नजर तो नहीं आ रही ना बाउंड्री? यहाँ पर एयर, पानी, आप लोगों का क्या हो रहा है? पानी का, कॉफी या चाय खत्म हो रही है, इसलिए एक पॉइंट पर आकर और दूसरे पॉइंट पर एयर शुरू हो रही है, ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड एज योर इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, क्लियर। और हम लोगों ने बोला कि इस बाउंड्री के बारे में एक और वर्ड बोला जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है एज डायाथर्मिक एंड, यस, डायाथर्मिक और कंडक्टिंग। डायाथर्मिक को क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग। डायाथर्मिक और कंडक्टिंग, और क्या बोल सकते हैं आप लोग इसको? यस, दैट कैन आल्सो बी नोन एज एडियाबैटिक, ठीक है, और इंसुलेटिंग, ठीक है। अगर हीट का एक्सचेंज हो सकता है वॉल्स के थ्रू, अगर हीट का एक्सचेंज हो सकता है वॉल्स के थ्रू, दैट विल बी कॉल्ड एज डायाथर्मिक। अगर नहीं हो सकता तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक। अगर ये ब्लैक नीचे होगी दैट विल बी कॉल्ड एज, ध्यान से भाई, दैट विल बी कॉल्ड एज एडियाबैटिक, याद रहेगा। तो एडियाबैटिक के लिए क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। एडियाबैटिक के लिए याद रखिए डेल्टा क्यू क्या है? 0 के बराबर है। फिर हम लोगों ने बात किया क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सिस्टम के बारे में क्या बोला? इट कैन नॉट एक्सचेंज मास विद द सराउंडिंग बट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। अब एनर्जी को एक्सचेंज करने के दो मेथड, टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक होता है हमारे पास हीट और एक होता है हमारे पास वर्क, ठीक है। एक हमारे पास हीट है, एक हमारे पास क्या है? वर्क है। देयर आर टू मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट एंड वर्क, जो हम लोग इस चैप्टर में थॉरोली पढ़ेंगे भी, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा हीट के ऊपर है। कल हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वर्क, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर मूव करेगा सारा। तो अगर वो दोनों हम लोग मास को चेंज नहीं कर पा रहे लेकिन एनर्जी चेंज कर पा रहे हैं, देन विल बी कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। अगर मैं इसको किसी लिड के साथ कवर कर दूं, ठीक है, तो तब आप लोग क्या करेंगे? हीट तो एक्सचेंज होगा। अगर ये वाली लिड भी डायाथर्मिक है तो यहाँ से भी हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ से भी हीट एक्सचेंज, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सभी बाउंड्री से आप लोग हीट एक्सचेंज करोगे, बट वो मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। जो वेपर बनेंगे वो अंदर ही रहेंगे, ठीक है भाई। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। फिर इसको क्या बोला जाएगा? क्लोज सिस्टम बोला जाएगा। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इंसुलेटेड, तो आइसोलेटेड, सॉरी, आइसोलेटेड हम लोग बोला नाइदर मास नॉर
एनर्जी, ना तो मास एक्सचेंज करेगा ना ही वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा। आप लोग इसको एक इंसुलेटेड कंटेनर में रख दीजिए। फर्क क्या है कि अब ये वॉल्स जो है आप लोगों के पास ये अब डायाथर्मिक नहीं है, दीज आर नॉट डायाथर्मिक नाउ, दीज आर एडियाबैटिक। अब ये सारी वॉल्स क्या है, एडियाबैटिक है, ठीक है। तो ये ना तो वॉल्स के थ्रू हीट एक्सचेंज करेगा ना ही इस लिड के थ्रू, ये भी क्या है, एडियाबैटिक है, ठीक है, ना ही वो इस लिड के थ्रू एक्सचेंज करेगा, ठीक है। जहां फिर ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जो कि इंसुलेटेड हो, थर्मल फ्लास्क वगैरह होती है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा फिर, आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, लेकिन चलिए फॉर अ फैक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। डन भाई, तो ये सिस्टम की कहानी होगी सारी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज योर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा नोट्स आप लोगों को मिलेगा आपको दिए गए नीट वाले मटेरियल में। जिन बच्चों के पास नीट वाला मटेरियल है इसकी फोटो कॉपी, इसका एक पिक खींच के डाल दीजिएगा ग्रुप में। नीट वाले मटेरियल में इसकी डेफिनेशन सबसे अच्छी दी गई है और सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किया गया है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, क्या पढ़ाया था बताओ जरा। जो एक्सटेंट वर्ड से याद रख ली, एक्सटेंट मींस अमाउंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो डिपेंड करती हैं कहां पर, अमाउंट पे। तो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ब्लैक ही है, चेक कर ली, ब्लू ना हो। जो नहीं करती वो क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो मास, जो हमारे पास डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो वो होंगी आप लोगों के पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डन भाई। और हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा था, हाँ, फिर हम लोगों ने बोला कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को निकालने का इजी तरीका कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। इनमें हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा, दैट इज मास, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने मास वॉल्यूम। अब आप लोग हीट कैपेसिटी के बारे में बात करोगे, जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, मास वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की सारी फॉर्म्स हम लोगों ने बोला, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, सारी इसी कैटेगरी में आती हैं। देन हम लोगों ने बात करा इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स के बारे में। हम लोगों ने बोला डेंसिटी, ठीक है, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, वो आप लोग नदी से लो, नहर से लो, झील से लो, झरने से लो, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर लो, चाहे मग ऑफ वाटर लो, चाहे आप लोग बाल्टी भर लो पानी हो, ठीक है। तो चाहे ड्रॉप ऑफ वाटर लो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, डेंसिटी आ गया, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, स्पेसिफिक हीट आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें इसी में आ जाएगा। पीएच वैल्यू आ गई, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। जितनी भी कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं, मैंने बोला था इशू खड़ा होता है कंसंट्रेशन वाली टर्म्स पे। कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी चीज की नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये नंबर ऑफ मोल्स यहां आता है, नंबर ऑफ मोल्स इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्सटेंसिव, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव कौन एक्सटेंसिव क्या हुआ, इंटेंसिव। चेक करो, आ रहा है नजर, ठीक है। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव विल बी कॉल्ड एज इंटेंसिव, ठीक है, नहीं आ रहा ना, ये आ रहा था कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वाली बात याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन फॉल करता है इसमें, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होगा, इंटेंसिव, ठीक है भाई, आई बात समझ। अब इसमें सबसे ज्यादा इशू इसमें खड़ा होता है मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, जितनी भी कंसंट्रेशन वाली टर्म है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारी आप लोगों की आएंगी इंटेंसिटी वाली कैटेगरी में, ठीक है। इवन पीएच भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है, पीएच माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। क्लियर, मोलैरिटी वगैरह तो आएगा ही आएगा सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को एक बार इसमें क्यों थोड़ा सा और ब्रीफ किया गया नोट्स में, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था एक बार, ठीक है, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया था। सिर्फ प्रॉपर्टी को बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज आएंगी वो सारी आप लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है, क्लियर। एंथैल्पी आप लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास आ गया मोलर एंथैल्पी, ठीक है, मोलर वर्ड साथ में आ गया ना, मोलर हीट कैपेसिटी आ गया, मोलर एंथैल्पी आ गया, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अगर मोलर वर्ड साथ में आ जाएगा तो इस कैटेगरी में चला जाएगा फिर सारा कुछ, ठीक है भाई। वो जैसे जैसे आप लोग एग्जांपल्स लोगे क्लियर होता रहेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मींस सेम, आइसोथर्मल मींस सेम टेम्परेचर, एडियाबैटिक मींस no change of heat, delta Q will be 0, isobaric means same pressure, delta B will be equal to 0, isoporic means same volume, delta V will be equal to 0,
ठीक है भाई। देन हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारे साइक्लिक प्रोसेस बोला कि जो, हाँ एक मिनट भाई, चले रेज दिस। जैसे मैं आप लोगों को रिकैप दे रहा हूं, आप लोग खुद को भी रिकैप दिया करो एक बार। जैसे फ्री बैठे बातें करने के बजाय एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय बेटर होता है कि इसी जो आप लोगों ने टॉपिक अभी शुरू करना है उससे पहले वाला टॉपिक एक बार रिकैप कर लिया करो। ठीक है भाई, क्लियर। अब इसके बाद जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ा प्रोसेसेस के बारे में। कौन कौन से प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोपोरिक, एडियाबैटिक। अब ये सारे प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज एज, ये आगे जाके पढ़ेंगे, इन सभी को हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों नेचर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, सबर पेशेंस। इन सभी को हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर पढ़ सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस एंड सो ऑन। ठीक है। अब आइसोथर्मल में हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा टी किसके बराबर 0, आइसोबारिक में डेल्टा पी किसके बराबर 0, आइसोपोरिक में डेल्टा वी बराबर 0, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू बराबर 0। ठीक है। अब इसमें फिर से अगर आप लोग नीट वाले नोट्स देखोगे अपने, तो सबसे अच्छा आप लोगों को क्लासिफिकेशन दिया गया है इसमें। ठीक है। नीट में क्या रहता है, फर्क है ना, जेई और नीट में फर्क पता है क्या है बेटा? इसमें क्यों ज्यादा एक्सप्लेनेशन है? आप लोग कह रहे हैं कि सर जेई वाला नोट, नीट वाले नोट ज्यादा बेटर है। द थिंग इज दैट कि नीट में ज्यादा थ्योरी आती है, ठीक है, जेई में थ्योरी नहीं आता ज्यादा, जेई में ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तो इसीलिए जेई वाले नोट्स में थ्योरी कम है, नीट वाले नोट में थ्योरी ज्यादा। तो आप लोग बेस्ट कीजिए कि दोनों को क्लब कर लिया करिए। जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ लीजिए सारा नोट्स, नीट वाले नोट्स हो गए सारे, जेई वाले भी हो गए उसमें कवर। तो मेरे नोट्स भी मैं जो करवा रहा हूँ क्लास में उसको भी नोट किया करें, और नीट वाला तो आप लोगों के पास है, ये मटीरियल जिनके पास है उनमें थ्योरी एक्स्ट्रा होगी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि नीट के पेपर में थ्योरी ज्यादा आती है। क्लियर? हाँ, जिन्होंने बोर्ड देना है उनके लिए मजे की बात है कि जितना मैंने करा दिया वो काफी। ठीक है, हाँ मैं बताऊंगा। जिन्होंने बोर्ड देना ना बेटा, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको जितना कराया जा रहा है क्लास में उतना जरूर करो। हाँ, आप लोग एक्स्ट्रा जेई वाले क्वेश्चन, जो मैंने 12 बजे क्लास लगती है, जो 12 o'clock वाली क्लास है, वो आप लोगों को उस क्लास में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, जेई वाले क्वेश्चन ही होंगे। आप लोगों को इस टॉपिक को कर लेना है, बस प्रैक्टिस जेई वाली ना कीजिएगा, बोर्ड वाली ज्यादा कर लीजिएगा। अब अगर आप लोगों ने अपनी बोर्ड वाली शीट भी सॉल्व की होगी ना, तो आप लोगों को वहां पर भी अच्छे क्वेश्चन मिल गए होंगे सारे। जिन बच्चों ने 98 क्वेश्चन की मैंने शीट दिया आप लोगों को बोर्ड वाला, जिन्होंने वो 99 चलिए, वो आप लोगों ने जो सॉल्व किया, यू मस्ट हैव फाउंड सम गुड क्वेश्चंस ओवर देयर एज वेल। और वो टोटली बोर्ड का शीट है, टोटली बोर्ड शीट है। नाउ डेज क्या रहता है कि सीबीएसई का जो एग्जाम आता है वो इजी एग्जाम नहीं आता है। ठीक है, ये लोगों के मिसकंसेप्शन है कि बोर्ड बड़ा आसान होता है। भाई बोर्ड नहीं लोगों से क्लियर हो पाता यार, सच बात है। लोगों के बाद में अगर 70 में से 23 मार्क्स लेने लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। बोर्ड में पासिंग मार्क्स होते हैं 23, वो लेने डिफिकल्ट हो जाते हैं। वो हाँ सही बात है, आसान पेपर नहीं आता। थ्योरेटिकल में आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा चीज को अच्छे से, वो नहीं कर पाते स्कोर, 70 में से 23 नंबर स्कोर नहीं हो पाते। इसीलिए द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कम से कम, जिन्होंने बोर्ड भी करना है, वो जेई मेंस तक का लेवल पढ़ो जरूर। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन आप लोग बोर्ड वाले करना, कम क्वेश्चन आप लोग कंपटीशन के कर लेना। कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज होता है, बस कॉन्सेप्ट नहीं बदलता भाई। कॉन्सेप्ट आप लोगों को वो पकड़ना ही पकड़ना है। तो ये हुआ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में क्या याद रखेंगे बस भाई, ठीक है, लिख रहे। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, बात सुनिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, दीज आर दोस प्रोसेस व्हिच डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। हम कभी किसी भी मोमेंट में उनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो दीज प्रोसेस मूव वेरी स्लो। ठीक है, बहुत स्लो मूव करते हैं ये। तो एक स्टेप के दूसरे स्टेप में बड़ा थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, चेंज आता है। तो इसलिए हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन रिवर्स देम इजीली। ठीक है भाई, क्लियर? चला जाए आगे, श्योर। अब इसके बारे में और भी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगी, उसको पढ़िए जरूर। चले आगे। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में, प्रोसेसेस वगैरह पढ़ लिए, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे आए, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा। साइक्लिक प्रोसेस में बोला हम लोगों ने कि साइक्लिक प्रोसेस सच अ प्रोसेस इन विच कि हम लोग नंबर ऑफ चेंजेस के बाद वापस आ जाएंगे अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अ प्रोसेस विच अंडरगोज नंबर ऑफ चेंजेस बट अल्टीमेटली कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, उसको क्या बोला जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस।
क्या बोला जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि आप लोग घूम फिर के वहीं पर आ गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस कहां आ गए? ए आ गए। ठीक है, सच विल बी कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है भाई लोग, चला जाए आगे। शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ। चलिए अब इन सभी के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आज से आगे यहां से कहानी शुरू होती है। ये आप लोगों की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो इस चैप्टर में आप लोगों ने बार बार यूज करना है चीजों को, तो वो आप लोगों को चैप्टर शुरू करने से पहले एटलीस्ट पता हो कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो मैं जब इन चीजों को बोलूं तो आपको पता हो कि क्या बोला क्या जा रहा है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारे पास, देखो मैंने भी बताया कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के आप लोगों के पास दो मेन तरीके हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के दो मेन तरीके हैं आप लोगों के पास। ठीक है, दे आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नंबर 1 इज योर हीट एंड नंबर 2 इज योर वर्क। तो हम लोगों का आने वाला 2 दिन 3 दिन का लेक्चर इन दोनों चीजों के ऊपर रहेगा। पहले दिन हम लोग हीट के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, फिर हीट के ऊपर जहां से मर्जी क्वेश्चन आए आप लोग पकड़ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, जब टॉपिक कर लेंगे तब आप लोग जहां से मर्जी क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। लास्ट लेक्चर चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने बोला था कि मैं इसको अभी नहीं करा रहा क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, जल्दी आ जाना था इसीलिए मैंने ज्यादा आप लोगों को उस समय नहीं कराया, क्योंकि उस समय सिर्फ डेफिनेशन करते हैं, जहां पर हम लोगों उसकी डेरिवेशन वगैरह या फॉर्मुलाज वगैरह भी थोड़े बहुत कर लेंगे, ज्यादा डीप हम लोगों ने यहाँ पर भी नहीं जाना। दिस कंसेप्ट विल बी डन थॉरोली इन योर फिजिक्स। वहां पर फिजिक्स में आप लोग को और थॉरोली करते हो। ठीक है, सारी डेरिवेशन वगैरह भी वहां पर करोगे आप लोग। चलो आगे, अगर फिजिक्स में नहीं कराएंगे तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं करा दूंगा, कुछ नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है कि इतना लेंथ जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का लेक्चर बढ़ जाएगा और एक लेक्चर बढ़ जाएगा और कोई खास नहीं भी कराएंगे तो कोई बात नहीं बेटा, सर याद रखिएगा। सो एनर्जी के हमारे पास देयर आर 2 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट एंड वर्क। आज का लेक्चर जो रहेगा सारा का सारा वो रहेगा किसके ऊपर? हीट के ऊपर। तो हेडिंग बनाइए हीट। ठीक है, सो व्हाट इज हीट? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लिख लीजिए, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी between system and surrounding, between system and surrounding। ठीक है, क्लियर? between system and surroundings at 2 different temperatures। हो सकता है ये डेफिनेशन बुक के साथ मैच ना करे, लेकिन है ठीक। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, जब दो चीजें डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर होंगी तभी ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। अगर दो चीजें ऑलरेडी डिफरेंट टेम्परेचर पे नहीं है, सेम टेम्परेचर पे हैं, तो आप लोग हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी मैंने बोला दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर दो चीजें डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हैं तब उनमें क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है भाई, याद रहेगा। क्लियर? यूनिट्स, जब आप लोग बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, तो यूनिट्स हमारे पास क्या है? जूल्स, एनर्जी के यूनिट होते हैं हमारे पास। ठीक है, हम लोग इसके लिए कैलोरीज भी यूज करते हैं। ठीक है, और 1 कैलोरी इसके बराबर होता है 4.184 जूल्स के। ठीक है, कन्वर्जन नोट कर लीजिए, कहीं आएगा तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। ठीक है, सिंबल कैसे आप लोग इसके कैसे डिनोट करेंगे? डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, डिनोट करते हैं हम लोग इसको क्यू से। इज इट क्लियर बेटा? सो क्यू आ जाएगा, आपके पास सिंबल आ गया, यूनिट्स ये आ गया, डेफिनेशन इन शॉर्ट लैंग्वेज में ये आ गया, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है भाई, चला जाएगा आगे। चला मूव फॉरवर्ड नाउ। चलिए यहां से आगे हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इनके साइन कन्वेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आने वाले चैप्टर में इसके बारे में पूरा आप लोग थॉरोली पढ़ोगे। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि हीट को कब आप लोग प्लस क्यू लोगे और कब आप लोग उसको माइनस क्यू लोगे, यानी कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम और हीट रिलीज्ड बाय अ सिस्टम। ठीक है, देखो दो चीजें होंगी, जहां तो सिस्टम को आप हीट दोगे, ठीक है, जहां फिर सिस्टम हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग को, जहां तो सराउंडिंग से हीट लेगा जहां सराउंडिंग को हीट देगा। तो दोनों केसेस में आप लोगों को उसकी साइन कन्वेंशन आनी चाहिए। ठीक है, हीट कैन बी डिनोटेड एज प्लस क्यू और कैन बी डिनोटेड एज माइनस क्यू।
प्लस क्यू कब आएगा? व्हेन हीट इज absorbed by the system, absorbed by the system. आई होप नजर आ रहा है सबको? ठीक है, हीट इज absorbed by the system एंड यहां पर क्या आ जाएगा? हीट इज released by the system to the surrounding. याद रहेगा भाई लोग? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कभी ये प्लस क्यू है, कभी ये माइनस क्यू। ठीक है भाई? चलिए आगे भाई। अब थोड़ी देर के लिए पेन छोड़िएगा, जब मैं बोलूंगा आप नोट कीजिएगा आराम से, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, समझ लीजिए पहले, फिर आप लोग आराम से लिखिएगा। मैं साथ में टाइम देता दूंगा लिखने के लिए। नाउ शैल आई रीड दिस फर्स्ट? ठीक है, उतार लिए सभी ने? चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, इस उम्मीद से कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे वहां पर आप लोग। तो हेडिंग बनाइए हीट कैपेसिटी। हेडिंग बनाइए हीट कैपेसिटी। हाँ, हेडिंग बनाइए का मतलब होता है लिख के बनाएंगे, खाबों में या आंखों से। मैंने ये भी बोला था जब मैं बोलूंगा तब लिख लेना। कितनी लड़ाकी हो तुम लोग हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। कुछ नहीं चलो। नोट करोगे सी से और लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ, लिखिए इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature of, it is the amount of heat, it is the amount of heat, it is the amount of heat required to raise the temperature, of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Done by, it is the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree or by 1 Kelvin. So C is, that is delta Q by T or Q by delta T. It is the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree or 1 Kelvin. So it is Q by delta T. ठीक है, क्लियर भाई? चला जाए। अब उसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बाद, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो पहले फॉर्मूला बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों के पास? दैट इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है भाई? क्लियर भाई लोग? अब व्हाट इज दिस? नाउ सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है और ये आप लोगों का डेफिनेशन हो जाएगा कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। देखो यहां से अगर इसका डेफिनेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। इसको भी डेल्टा T को 1 पुट कर दो, इसको भी 1 पुट कर दो। ये 1 ग्राम आ जाएगा, ये 1 सेल्सियस आ जाएगा, ये 1 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। देखो कैसे आएंगे? C विल बी इक्वल टू, इसको आप लोग स्टार के साथ डिनोट कर लीजिए। C स्टार विल बी इक्वल टू Q इज अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। राइट बेटा? अगर ये भी 1 ये भी 1, C किसके बराबर हो रहा है? Q के बराबर हो रहा है कि नहीं? सो डेफिनेशन समझिए। सो व्हाट इज C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। व्हाट इज Q? Q is your heat. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. That's it. Please write it down everyone. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance. 1 gram of a substance. यहाँ पर आप लोग क्या ऐड करेंगे? 1 gram of a substance. ठीक है, बस 1 gram of a substance आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए? ऐड ऑन कर दीजिए बस 1 gram of a substance. ठीक है भाई?
It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Done by you? Anyone having any doubt in this? Shall we move forward now? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप लोग ऐसे नोट करना चाहते हो, आप लोगों की इच्छा है। चलो क्या आगे? Shall I move forward now? अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, दिस इज फर्दर क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नजर आ रहा है, देखना। हाँ जी, स्पेसिफिक हीट भी लिखोगे चल जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दो जगह पर डिफाइन की जा सकती है। भाई प्लीज डोंट टॉक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड यू कैन डिफाइन इट एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। भाई जो लोग बोल रहे हैं वो क्लास छोड़ के चले जाओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट pressure. So this will be denoted as CV and this will be denoted as CP. सबस्क्रिप्ट P पैर में भी लिख दीजिए, जो जिस कांस्टेंट को पैर में डिनोट कर दीजिए, पता लग जाएगा वो कांस्टेंट है। तो फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, ध्यान देना। अगेन दिस इज द अमाउंट, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट्स इट, डेफिनेशन सेम रहा। It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance at constant volume. जो यहाँ पर चीज ऐड की है ना, वो डेफिनेशन के एंड पे ऐड कर दीजिए बस, that's it. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance at constant volume. This is the amount of the substance, amount of the heat required to raise the temperature of 1 gram of substance at constant pressure. तो यहाँ पर क्या आएगा? Q upon M delta T but at constant volume. तो इस Q को भी QV डिनोट कर दीजिए, ठीक है। इस Q को भी QV डिनोट कर दीजिए। यहां पर क्या आएगा? QP अपॉन M डेल्टा T। डन भाई लोग। यूनिट्स क्या आएंगे? इसके भी यूनिट्स अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिखोगे यहां पर? Q के क्या होते हैं? जूल्स। तो क्या लिखोगे? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी क्या आने? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस दिस इज दैट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज दैट कांस्टेंट प्रेशर। एम आई क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए, जस्ट नोट इट डाउन में। फिर बताता हूं इनका फिजिकल तरीका, फिजिकल कॉन्सेप्ट भी बताता हूं है क्या। जूल पर ग्राम डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सभी अंतर बताएंगे। 2 मिनट के लिए बस घूम जाइए, सारे फर्क पता लग जाएंगे। 1 ग्राम बना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा यार नहीं, डेफिनेशन लिख दूं क्या? एक बार लिख ही देता हूं, क्या टाइम लगता है यार। मैं तो आपको इसलिए बता रही हूं तो ऐसे ही। कोई नहीं, देख लो भाई। ले बेटा, अब ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन। क्लियर? अब इसका मतलब समझो जरा। ये मेरे पास मार्कर है, अरे दीदी ये मेरे पास मार्कर है। इस मार्कर का, पूरे मार्कर का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। क्लियर? मान लो मेरे पास एक कोई गैस का कंटेनर, मेरे कंटेनर में मेरे पास गैस है कोई, ठीक है। उस पूरी गैस का या मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, या पूरे मार्कर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो वो क्या होगा? हीट कैपेसिटी। अब इस पूरे मार्कर का नहीं, सिर्फ इसके 1 ग्राम का बढ़ाना है, तो वो क्या हो जाएगा? डन? क्लियर हो गया? अब ये क्या होगा? ध्यान से अब सोच के आंसर देना। लेट्स सी कौन दे सकता है। इन दोनों में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? रेज करना हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड।
सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। वेरी गुड, ताड़ी मारो लड़के के लिए। ठीक है, ये अमाउंट पर डिपेंड कर रही है ना। इट इज द अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस इतना है कि इतना है, वो तो 1 ग्राम ही रहना है ना, वो तो फिक्स्ड हो गया 1 ग्राम ही रहेगा, वो तो है कि नहीं। आई बात समझ। इसीलिए यहां से यहां गए। ये क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से बेटर होता है हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी को नोट करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अभी जब बता रहा था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का तभी लिखा था ना इसमें डिफरेंस में पॉइंट। ठीक है भाई, अब एक्चुअल में हम लोगों को ये नहीं पढ़ना था। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हम लोगों को ये सब कुछ नहीं करना था जितना हम लोगों ने अभी तक किया, लेकिन ये होके यहीं से जाना था तो ये करना पड़ा फासला तय। हम लोगों को पढ़ना था जो हमारा आज का कंसर्न था, दैट वाज नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट वाज मोलर हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ना था हम लोगों ने, मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिख सकते हो, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, अब कई बार किताबों में इसके सी एस लिख देंगे, इसको सी लिख दिया, इसको सी एस लिख दिया, इसको सी एम लिख देते हैं। ठीक है, और सिंपली कैपिटल सी। ठीक है, यहां पर छोटा सी आएगा, वहां पर बड़ा सी आएगा। ठीक है, सिंपली कैपिटल सी लिखो और सी एम लिख दो, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? नाउ ध्यान देना, बस 1 मिनट के लिए समझ आ जाएगा सारा कुछ। सो इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance। इतना अंतर है भाई बस। ठीक है, 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बनी भाई, बनी बात भाई लोग। ये अंतर है। ज्यादा लोड 15-20 ड्रॉप सिर्फ। क्यों भाई, क्लियर हो गया? ये अंतर है, यहां पर 1 मोल आ जाएगा बस। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, कैपिटल सी और सी एम किसके बराबर आएगा, बोलना जरा। डेल्टा क्यू नहीं, क्यू आएगा सिंपल, क्यू अपॉन बोलो एन डेल्टा टी आ जाएगा। यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, एन क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये भी 1 पुट करोगे, ये भी 1 पुट करोगे, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और नॉट। डेफिनेशन आ गया, इजंट इट? क्लियर हो गया भाई? क्लियर? 10-15 मिनट ज्यादा। अब यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स बोलो जरा भाई और बहनों। जूल पर ना पर मोल, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठीक है भाई, बनी बात? और पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। बनी बात भाइयों? कोई तकलीफ किसी का तो बताइए। तो हमारा कंसर्न ये रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसको आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, तो इसको भी 2 फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे आप लोग। ठीक है, कैसे? ये भी क्या आएगा, बोलो भाई। स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, बनती बात। फॉर्मूला फिर से क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। तो ये सी कैपिटल वाला, ये सी स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाले छोटे छोटे सी, वो बड़े बड़े सी। ठीक है, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने और बड़े हो गए, अरे बड़े हो गए। हाथ में लगी फिर से, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे होता है, दाग अच्छे होते हैं। सर्फ एक्सेल है ना, 10 रुपए का पैक, छोटा पैक, 10 रुपए का छोटा पैक। हाँ जी भाई, जैसा तुम लोगों का दिमाग है ना, मुझे तुम्हारा सिर भी सर्फ एक्सेल तो नहीं दिल कर रहा है। पढ़ते पढ़ते हो नहीं पापियो,
चलिए भाई लोग लिखिए जल्दी से, कॉपी पेस्ट कर लिया। चलो आगे क्या, शैल मूव फॉरवर्ड नाउ। अब बस आगे चलो आगे, यहां से रेस करूं कि फिर से एक बार ब्रीफ करूं, ठीक है। हीट कैपेसिटी, बस हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो हमारा मेन कंसर्न जो है दैट इज, इसी को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखेंगे, एंड दैट इज, यहीं से फॉर्मूला आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये कैपिटल C, ये कैपिटल V इज इक्वल्स टू R। कैपिटल Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, वेयर R इज योर वेल नोन गैस कांस्टेंट, Cp इज योर molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant volume, and R is your gas constant। अच्छा जी, आप इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं वैसे, लेकिन ये डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ इसका रिलेशन आना चाहिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। अब यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं, कैन वी से दैट द हीट कैपेसिटी, हाँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों होता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम चीज के लिए आप लोग उसी चीज के 1 मोल का आप लोग टेंपरेचर राइज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, उसी चीज के 1 मोल का टेंपरेचर राइज कर रहे हैं आप लोग 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आप लोग का ज्यादा आ रहा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके लिए लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए इस हेडिंग, इसको लिखिए, पहले फार्मूला लिखिए, फार्मूले के नीचे लिखिए कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट इट डाउन बेटा, लिख लो भाइयों और बहनों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी लिख लीजिए, ज्यादा वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज हायर देन दी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सेम क्वेश्चन किया हुआ फिजिक्स में, हाँ सेम ही आएगा ना, हीट कैपेसिटी या सिंपल हीट कैपेसिटी लिखोगे तब भी ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो तब भी ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी लिखो, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज हायर देन दी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, because the heat capacity, because in case of heat capacity at constant pressure, लिख लिया, heat capacity at constant pressure, some energy is used for the expansion of the gas, some energy is used or dissipated for the expansion of the gas, ब्रैकेट में लिख लीजिए सिस्टम, some energy is used or dissipated, ठीक है, for the expansion of the gas or the system, ठीक है, लिखिए भाई। मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आप लोग अपनी लैंग्वेज बना लेना, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही हम लोगों को ज्यादा डीप जाना है गहराई में। मेरे पास एक सिस्टम है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, एक सिस्टम है यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों में कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 मोल ही ले रहे हैं ना, दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने 1 ले लिया, 1 डिग्री राइज कर रहे हैं, बस यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो जो आप लोग हीट दे रहे हो उसके 1 मोल को उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज करने के लिए, तो उसमें से कुछ हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगी उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने में, क्योंकि जब आप लोगों ने हीट दी तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। तो जो आप लोग हीट दे रहे हो वो सारी की सारी हीट उसका टेंपरेचर राइज करने में इस्तेमाल नहीं हो रही, कुछ हीट उसको वॉल्यूम इंक्रीज करने में डिसिपेट हो गई है। तो जो जितनी हीट वॉल्यूम डिसिपेट करने में हीट आप लोगों की चले गई, वेस्ट हो गई, तो वो हीट आप लोगों को ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर वो हीट आप लोगों को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, दैट्स इट। वॉल्यूम वाले केस में वो कोई भी हीट, जितनी भी आप लोग एनर्जी दोगे, जितनी भी आप लोग हीट दे रहे हो, जितनी भी आप लोगों ने बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हो या हीट दे रहे हो, वो सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है उसका टेंपरेचर इंक्रीज करने में। कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो रही इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। आई बात समझ,
क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए सारी की सारी हीट जो है वो यूज अप हो रही है टेंपरेचर को इंक्रीज करने में। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इस केस में जब आप लोग हीट दे रहे हो तो कुछ हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद जितनी हीट आप लोगों की वेस्ट हुई वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। दैट्स इट। गॉट इट एवरीवन? श्योर? शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? चला जाए आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जेई में क्वेश्चन आया था और वो बच्चे वहां पर अड़ गए थे। ठीक, ध्यान से सोचना और आंसर देना। आप लोगों को बोला गया कि आप लोगों के पास से ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, आप लोगों के पास है ऑक्सीजन, ठीक है, O2 है आप लोगों के पास। आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर O2। नहीं, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर Cp इन द फॉर्म ऑफ R एंड Cv फॉर ऑक्सीजन? बताओ, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड यार, ऐसे ही बात करें, रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, आप आंसर दे दीजिए, बस बात खत्म। हाँ जी भाई, Cp is equals to R plus Cv। वेरी गुड। हाँ भाई, ये ऑप्शन में नहीं है, मान लो ये ऑप्शन में नहीं था। सर फिर हम ऑक्सीजन को उसमें मास पुट करेंगे, Cp Cv की वैल्यूज उसमें डालेंगे सॉल्वर। हाँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हम लोगों को। लेट्स सी, एक्चुअल में ये ऑप्शंस में था नहीं। मैं भी आप लोगों को ऑप्शंस बना के देता हूँ, फिर आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं पहले आपको थोड़ी एक चीज करा देता हूँ, छोटा सा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो एक टॉपिक पहले आप समझ लीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार जेईई में आ गया था, Cp और Cv में रिलेशन क्या है, और पूछा गया था कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ Cp, ठीक है। तो बस ऑप्शन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे R प्लस Cv होगा, लेकिन कोई भी ऑप्शन जो है वो R प्लस Cv था ही नहीं। अब मेरे को ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है, R प्लस Cv था ही नहीं, बस इतना याद है कि R प्लस Cv वहां पर था ही नहीं। अब क्योंकि R प्लस Cv नहीं था तो लोग क्या सोच रहे सारे बच्चे, ये क्या हो गया। अब वहां पर जोड़ ये था कि आप लोगों को बात की गई थी, अब आपको ये देखना था कि स्मॉल Cp और स्मॉल Cv के बारे में पूछा गया कि कैपिटल Cp और कैपिटल Cv के बारे में पूछा गया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दीजिएगा कि नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, आप लोगों के लिए Cp है, Cv है, मान लीजिए कुछ मान लो से आप लोगों के पास कितना है वो Y है। Cv is the value of Cv for nitrogen is Y. What is the value of capital Cv for nitrogen? Raise your hands. Raise your hands. Let's see how much you can answer. कि नाइट्रोजन के लिए Cv की वैल्यू Y है, तो what is the value for, ठीक है, what is the value of Cv for nitrogen? एक छोटा v Cv और एक स्मॉल Cv। ये क्या है आप लोगों का? This is your छोटा Cv। सर ये नहीं छोटा सी नीचे है। वो एक ही बात हो गई, छोटा Cv। ये ऐसी पर छोटा सी। स्पेसिफिक हीट के लिए स्मॉल सी यूज होता है ना, ठीक है। रेज योर हैंड्स नाउ। वेरी गुड, दो बंदों ने हाथ खड़ा किया, दिमाग चल रहा है इसका मतलब लोगों का। चल वंश तू पहले बता, तू बता भाई। सर मेरे को मेथड पता, आंसर नहीं, आंसर बताना है। मैथ मुझे पता लग गया, तेरे को पता लग गया। मेरे मैथ मुझे लग गया, तेरे को पता लग गया। जब तूने आंसर बोला मुझे पता लग गया। 28 बाय v y। एनी गेसेस? हाँ भाई, तुझे थोड़ा तेरा ना ये करने लग गया तू काम, मतलब वही ना थोड़ा सा और अपने आप को थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज द राइट आंसर। मुकुल के लिए ताली मारो सारे। करना क्या है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये नाइट्रोजन किसके बराबर है, Cv किसके बराबर है, Y के। ये क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये 1 ग्राम और ये 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने ग्राम होते हैं? 28। तो अगर ये 1 मोल ऑफ, दिस इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, और ये 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए था, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने ग्राम, 28 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं भाई। और जहां फिर यहां से हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं छोटी सी नन्ही सी। अरे भाई थोड़ा मुझे बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है। n डेल्टा था, n का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। n के लिए आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास qv अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब ये सारा क्या आ गया आप लोगों के पास, तुमने उल्टा कर दिया ना मेरे भाई। ये m, ये आपके पास क्या आएगा, ये सारा क्या किसके बराबर था, Cv। तो ये आ जाएगा मेरे पास कैपिटल M इंटू स्मॉल Cv। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल Cp। बनी बात भाई, क्लियर। तो यहां से अगर आप लोगों को निकालना तो सीधा क्या करते हैं, मोलर मास 28 इंटू Cv, तो 28 इंटू y। क्यों भाई लोग बोलिए,
बनती है बात? कॉन्सेप्ट समझ आया? श्योर? पक्का? चला जाए आगे। अब वहां पर ऑप्शंस क्या दी गई थी, अब मैं बताता हूं ऑप्शंस क्या दी गई थी। तो आप लोगों को रिलेशन पूछा गया, मान लो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए रिलेशन पूछा गया और ऑप्शन दे दी गई आप लोगों को कि Cp किसके बराबर है, Cp इज इक्वल्स टू यस किसके बराबर आ सकता है, Cp माइनस Cv का रिलेशन लिख दो चलो। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू आप लोगों को गिवन था R, Cp माइनस Cv आप लोगों को गिवन था, चलिए R by 8, R by 28, R by 14 और R by 7, ये चार ऑप्शन, ठीक है। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R by 8, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R by 28 and Cp minus Cv is equals to R by 14, Cp minus Cv is equals to R by 7, ये ऑप्शन थी, ठीक है। कौन सी गैस के लिए? नाइट्रोजन गैस के अगर छोटा लिए, सेम के लिए, तो तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस के लिए बात हो रही थी ये क्वेश्चन, और ये आप लोगों को पूछा गया था। अब अगर आपको ये पता है कि रिलेशन होता है हमारे पास, तो आप सिंपल 1 सेकंड में आंसर दीजिए, आगे मूव कीजिए, है कि नहीं भाई? सर आर कौन सी है? हाँ जी भाई साहब, आंसर आ गया। एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इसको पकड़ लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन वहां पर आए तो आप लोगों को बताना चाहिए। 1 मिनट बस, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? चले आगे, चलिए कोई बात नहीं, कल करेंगे, आज इतना क्लियर है सभी को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। इतना करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में।